Hello student, today we will discuss about the data types in Java. So let's start. Data types in Java. Data types are the means to identify the types of data and associated operations of handling it. देखिए डेटा टाइप्स क्या होता है. डेटा टाइप एक्चुअल में आपको ये बताता है कि जावा के अंदर किस टाइप का डेटा हम लोग यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के साथ उसको किस प्रकार से उस पर लगने वाले ऑपरेशन को हम लोग हैंडल करेंगे. एक्चुअल में मैं आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ. हम लोग अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें पहले टिकट बुक करवाना होता है और टिकट बुक करवाने के बाद हम पर्टिकुलर टाइम पर जब बस या ट्रेन का या एयर का जिसका भी आपने टिकट बुक करवाया है आपको एक पर्टिकुलर डेट और टाइम बता दिया जाता है. उस डेट और टाइम पे आपको क्या करना होता है, पहुंचना होता है और फिर आप लोग उस पर इजीली ट्रैवल कर पाते हैं. सेम कंसेप्ट यहाँ पर जावा के साथ भी होता है. जावा के अंदर आपको क्या करना होता है कि आप लोग कोई वेरिएबल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले मतलब प्रोग्रामिंग उस वेरिएबल को यूज़ करने के पहले आपको ये बताना होता है जावा को या कंपाइलर को कि हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे और इसका डेटा टाइप ये होगा. डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपको जावा को या कंपाइलर को ये बताना होता है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा यूज़र द्वारा या डेवलपर द्वारा स्टोर किया जाने वाला है. तो डेटा टाइप हम लोग जनरली उसी को बोलते हैं. तो यहाँ पर लिखा गया है डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा. हम किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं और उसी के ऊपर फिर हम लोग अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और फिर उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए जावा जो है दो टाइप के डेटा टाइप्स को अलाउ करता है. पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं? दीज आर द इनबिल्ट डेटा टाइप्स ऑफर्ड बाय द कंपाइलर. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं ये इनबिल्ट होते हैं. इनबिल्ट होते हैं मतलब जावा को पहले से इनके मीनिंग पता होते हैं. जावा हमें खुद 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रोवाइड करता है और हम लोग उन डेटा टाइप का यूज़ करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. तो जो डेटा टाइप इनबिल्ट होते हैं जो कंपाइलर हमें ऑफर करता है उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है. जावा सपोर्ट 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. फॉर एग्जांपल बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन. जावा हमें 8 टाइप के अलग अलग डेटा टाइप प्रोवाइड करता है जिसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं. बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन. अभी हम लोग आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है. उसके बाद एक और टाइप का डेटा टाइप होता है जिसे कहा जाता है रेफरेंस. दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप. रेफरेंस डेटा टाइप जो होते हैं उनको बनाया जाता है यूज़र के थ्रू या डेवलपर के थ्रू और इनको जब बनाया जाता है तो इनको बनाने में हम लोग किनका यूज़ करते हैं? उन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे. एज़ पर यूज़र नीड, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. रेफरेंस डेटा टाइप स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं वो मेमोरी एड्रेस को क्या कर लेते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस के को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लास, इंटरफेस एंड अरेज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप. रेफरेंस डेटा टाइप का अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो हम लोग बात करते हैं क्लास की. क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, अरे क्रिएट करते हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप के. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि डेटा टाइप्स को हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं. तो ये हायरार्किकल डायग्राम कहलाता है डेटा टाइप्स का. अगर आपको डेटा टाइप्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आप ये डायग्राम बनाकर आते हैं, ये ट्री स्ट्रक्चर बना के आते हैं तो होपफुली आपको फुल मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे. तो देखिए ये सबसे ऊपर है यहाँ पे डेटा टाइप. डेटा टाइप्स को हमने 2 कैटेगरी में रखा है. एक है इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा कहलाता है रेफरेंस. प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. एक होता है न्यूमेरिक और एक होता है नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक को फिर हमने 3 कैटेगरी में रखा है. एक होता है इंटीग्रल, एक होता है फ्रैक्शनल, एक होता है कैरेक्टर. न्यूमेरिक जो डेटा टाइप है उसमें इंटीजर वैल्यू अगर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल के आगे या तो बाइट लिखना होता है. इंटीजर वैल्यू, प्योर इंटीजर वैल्यू मतलब जिसमें कोई पॉइंट ना हो. और अगर हम लोग कोई वैल्यू जिसमें कोई पॉइंट ना हो तो उसमें हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं. सबसे छोटा होता है बाइट, फिर उससे बड़ा होता है शॉर्ट, फिर होता है इंट और फिर होता है लॉन्ग. जैसा हमें डेटा स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डेटा टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके आगे उस वेरिएबल के आगे बाइट टाइप लिख देते हैं या शॉर्ट लिख देते हैं या इंट लिख देते हैं या लॉन्ग लिख देते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि उसके अंदर इन फ्यूचर किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है.
इंटीजर के बाद होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल जो होता है, अगर हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है फ्लोट, और अगर हमें ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना हो तो हम लोग डबल का यूज़ करते हैं। और फिर न्यूमेरिक में ही एक और होता है कैरेक्टर। अगर हम लोग कैरेक्टर टाइप का डेटा यूज़ करना चाहते हैं, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कैरेक्टर CHAR नाम का एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप यूज़ करना होता है। और अगर हम लोग नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग बूलियन का यूज़ करते हैं। तो ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। इसमें आप काउंट कर सकते हैं 4 ये और 2 ये, 6, 7 और 1 8। तो 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा के अंदर अवेलेबल होते हैं। रेफरेंस की बात करें तो हमारे पास रेफरेंसेस के तौर पर 3 डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, क्लासेस, इंटरफेस और अरे। इनको क्रिएट करने के लिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाते हैं, यहाँ पे रेफरेंस डेटा टाइप का भी यूज़ कर पाते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप इज ऑल्सो यूज इन द जावा एज रेफरेंस डेटा टाइप। ये जो ऊपर हमने रेफरेंस डेटा टाइप पढ़े उसमें हम लोग स्ट्रिंग को भी एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं और इस डेटा टाइप को हम लोग एज अ रेफरेंस डेटा टाइप क्रिएट मानते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो डेटा टाइप हमने पढ़े प्रिमिटिव डेटा टाइप, उनकी साइज और रेंज की। तो देखिए रेंज तो आप लोग केवल इंटीजर तक की याद रखें चलेगा, लेकिन जो साइज़ है वो आपको सभी की याद होना चाहिए, क्योंकि वाइवा के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, या इवन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपको फाइनल एग्जाम में आते हैं उसमें आपको ये पूछा जाता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे बाइट, उसकी साइज़ कितनी होती है, उसकी साइज़ होती है 1 बाइट, और उसका इंटीजर उसके अंदर हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की, और उसकी रेंज होती है -128 से लेकर 127। अब ये 127 का क्या कंसेप्ट है, तो एक्चुअल में बीच में जीरो भी आ जाता है, तो जीरो को काउंट करते हुए 127 तक 128 डिजिट हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट कितने साइज़ का होता है, 2 बाइट का होता है। इसके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं और उसकी छोटी वैल्यू रहती है जबकि वो, और इसकी जो रेंज होती है -32768 से +32767। उसके बाद इंटीजर टाइप का डेटा टाइप अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 4 बाइट। उसके अंदर भी हम लोग इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। रेंज जो लिखी है अब आप यहाँ पे याद नहीं भी करें तो चल जाएगा, लेकिन साइज़ आपको याद होना ज़रूरी है। इंटीजर टाइप का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है। फिर लॉन्ग टाइप का, अगर हम लोग कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करते हैं और उसकी जो साइज़ होती है वो होती है 8 बाइट। एक बाइट के अंदर 8 बीट होते हैं, तो 8 बाइट के अंदर 64 बीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लॉन्ग इंटीजर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग 64 बीट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लोट की। अगर हम लोग कोई फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं और फ्लोट की जो साइज़ होती है वो होती है 4 बाइट। उसके बाद अगर हम लोग फ्लोट में ही मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में ही कोई बड़ी वैल्यू सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग डबल का यूज़ करते हैं और डबल की जो साइज़ होती है 8 बाइट। उसके बाद कैरेक्टर की बात करें, अगर हम लोग कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग CHAR के डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसकी साइज़ होती है 2 बाइट और लास्ट में होता है बूलियन। अगर हम लोग बूलियन टाइप का डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग बूलियन यूज़ करते हैं और उसकी साइज़ होती है 1 बाइट। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप लोग लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो सफिक्स के तौर पे आपको कैपिटल L उस न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे लिखना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जावा एज्यूम फ्रैक्शनल वैल्यू एज डबल। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट उसको कैसा मान के चलेगा, डबल टाइप का। और अगर आप उसको मेंशन करना चाहते हैं कि वो फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है तो आप उसके पीछे क्या लिख दीजिए, F या कैपिटल D। तो इस प्रकार से हम लोग डेटा टाइप को डिक्लेयर कर पाते हैं और डेटा टाइप के बेसिस पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर पाते हैं कि उन वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हम लोग इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आप लोग बहुत ईजीली समझ पाएंगे कि डेटा टाइप का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। अब वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक प्रकार की मेमोरी लोकेशन को नेमिंग कन्वेंशन देने की प्रोसेस होती है जिसमें विच होल्ड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है जो पर्टिकुलर डेटा टाइप को इंडिकेट करती है। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल का सिंटेक्स लिखा है। सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना होता है। तो देखिए नीचे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले इंटीजर लिखा है और ये इंटीजर क्या है, डेटा टाइप।
मतलब हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं एज नाम का, और उस एज नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा है। मतलब एज जो वेरिएबल है वो उसके अंदर इन फ्यूचर हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप की होगी, फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अमाउंट नाम का हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल जिसका डेटा टाइप हमने रखा है डबल। मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी और वो पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, और उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, इसलिए हमने इसका डेटा टाइप क्या रखा है, डबल। उसके बाद देखिए अब डिक्लेरेशन तो चल ही रहा है, साथ में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। यहाँ पे प्राइस नाम का हमने एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप डबल है, और उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 214.70। मतलब इसके अंदर हमने वैल्यू को भी असाइन कर दिया है। पॉइंट वाली वैल्यू देख के समझ में आ रहा है कि प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। और डिस्काउंट, इसी के साथ हमने एक और वेरिएबल लिया है डिस्काउंट नाम का, जिसके अंदर भी हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट और प्राइस दो वेरिएबल हो गए, और इन दो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हो गया डबल। उसके बाद अगर हम किसी का नाम या कोई अल्फ़ाबेट से बनी हुई जो स्ट्रिंग होती है उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें जो डेटा टाइप यूज़ करना होगा वो होगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नेम और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमें वैल्यू को असाइन करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। तो नेम नाम का वेरिएबल हो गया, और इस नेम नाम के वेरिएबल के ऊपर हमने क्या कर दिया, अमिताभ जो नाम है, जो स्ट्रिंग है वो असाइन कर दी। तो नेम नाम के वेरिएबल में अमिताभ नाम जो है वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि नेम जो वेरिएबल हम लोगों ने यूज़ किया है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रिंग होती है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लॉन्ग की। तो लॉन्ग डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, और वेरिएबल का नाम हो गया यहाँ पे एक्स। इसके साथ जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है वो 25L है। तो देखिए सफिक्स के तौर पे यहाँ पे L यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू होती है उसके साथ सफिक्स के तौर पर L या D या ये जोड़ दिया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू आना है। फिर बाइट टाइप का डेटा अगर हम लोग ले रहे हैं तो ए वेरिएबल का नाम हो गया और उसका जो डेटा टाइप हो गया वो बाइट हो जाएगा, और बाइट में हम लोग कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 3। वैसे ही फ्लोट एक डेटा टाइप हो गया, एक्स वेरिएबल का नाम हो गया, और a प्लस बी के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपस में प्लस होकर x के अंदर असाइन हो जाएगी, और x का टाइप क्या है, फ्लोट टाइप है। मतलब x के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। अब देखिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज विथ 0। जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल वेरिएबल यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर कितना आ जाता है। अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसके अंदर कितना आ जाता है, 0। एंड कैरेक्टर एंड रेफरेंस वेरिएबल विथ नल। और जितने भी कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप होते हैं या रेफरेंस टाइप के डेटा टाइप होते हैं उन वेरिएबल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नल असाइन हो जाता है। बुलियन टाइप का अगर कोई डेटा टाइप हमने यूज़ किया है और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमेशा फॉल्स मिलेगा। द कीवर्ड फाइनल कैन बी यूज्ड विद द वेरिएबल डिक्लेरेशन टू इंडिकेट कांस्टेंट। हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं फाइनल। ये फाइनल कीवर्ड हम लोग जनरली वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कोई वैल्यू को असाइन करने के साथ साथ फिक्स करना चाहते हैं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू चेंज ना हो तो उसके लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, फाइनल डबल सर्विस टैक्स इज इक्वल टू 0.020। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है और इसके बाद हमने वेरिएबल डेटा टाइप लिखा है। डेटा टाइप के बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा है और वेरिएबल के नाम के बाद हमने उसकी वैल्यू को असाइन किया। अब ये वैल्यू हम लोग चाहते हैं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहे तो हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ असाइन भी कर दिया, वैल्यू भी असाइन कर दी और साथ में आगे फाइनल लिख दिया। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इस सर्विस टैक्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग किसी वैल्यू को फिक्स रखना चाहते हैं या उसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की। अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग जावा के अंदर पढ़ते हैं। द ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स और वर्ड विच परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन इट्स ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया,
ये सारे जो सिम्बॉल्स हैं ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये एक प्रकार के सिम्बॉल्स होते हैं, कभी कभी वर्ड्स के तौर पर भी हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। विच परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑपरेशन, ये क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किसके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर। जैसे मैंने लिखा 2 + 3, तो प्लस का जो बीच में साइन है वो ऑपरेटर कहलाएगा और 2 और 3 क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। तो ऑपरेंड्स के ऊपर बीच वाला जो ऑपरेटर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स में भी यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एज पर द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स इट रिक्वायर्स। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं, टर्नरी भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने ऑपरेंड्स किसी ऑपरेटर्स के साथ यूज़ किए जा रहे हैं। एक ऑपरेटर है तो यूनरी हो जाएगा, 2 ऑपरेटर है तो बाइनरी हो जाएगा, 3 ऑपरेंड्स है तो वो टर्नरी हो जाएगा। मतलब ऑपरेटर्स के आसपास ऑपरेंड के क्वांटिटी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कोई ऑपरेटर यूनरी है, बाइनरी है या टर्नरी है। अब देखा जाए तो जो जावा है वो हमें कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। जैसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर होता है रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और उसके बाद अदर ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए अभी हमने बात की थी यूनरी और बाइनरी की, तो प्लस का जो साइन है, प्लस का सिंगल सिंबल, उसको हम यूनरी प्लस बोलते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर a = +25, मतलब a एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी, और वो इंटीजर वैल्यू कैसी होगी, 25, और वो भी कैसी होगी, प्लस की, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे केवल प्लस के साथ एक ऑपरेंड है इसलिए इसको यूनरी प्लस कहा जा रहा है। वैसे ही यूनरी माइनस होता है, a एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 25, जो कि नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे केवल माइनस का साइन एक एज अ ऑपरेटर यूज हो रहा है और उसके साथ केवल एक ऑपरेंड है 25, इसी कारण से इस माइनस को क्या कहा जा रहा है, यूनरी माइनस। अब हम लोग एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, a + b 2 वेरिएबल है और उनके बीच में एक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, a और b की वैल्यू को प्लस कर रहा है और किस में असाइन कर रहा है, वैल्यू को x में, जबकि x क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो x के अंदर a + b का आंसर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो इसको एडिशन ऑपरेशन कहा जाता है। वैसे सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, a और b 2 वेरिएबल होंगे, उनके बीच में अगर माइनस ऑपरेटर लगाए तो a में से b की वैल्यू माइनस हो जाएगी और जो आंसर होगा वह हमें x वेरिएबल के अंदर मिलेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट काम करेगा, a और b 2 वेरिएबल होंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और वैल्यू साइन हो जाएगी x के अंदर जो कि इंटीजर टाइप का होगा। अगेन डिवीज़न की बात करें तो a और b 2 वेरिएबल होंगे, दोनों के बीच में डिवाइड होगा और जो भी आंसर आएगा वो x में असाइन हो जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। वैसे ही मॉडुलस की बात करें तो a और b आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, मॉडुलस कर देंगे, मतलब रिमाइंडर निकलेगा और रिमाइंडर असाइन हो जाएगा किसमें, x के अंदर, और x क्या होगा, इंटीजर टाइप का। वैसे ही वापस से हम लोग प्लस ऑपरेशन का भी यूज़ करते हैं। ये जो प्लस है ये 2 नंबर को तो ऐड करता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को भी आपस में जोड़ देता है। तो इसलिए इसको एज अ कॉन्केटिनेट या स्ट्रिंग एडिशन ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसे मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। जावा के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म करके एक कंसेप्ट होता है और उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। तो ये प्लस जो साइन है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंबल है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पर AB एक स्ट्रिंग है, CD एक स्ट्रिंग है और दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस ऑपरेटर, और ये प्लस ऑपरेटर से ये जो स्ट्रिंग है ये पूरी आपस में जुड़कर क्या बन जाती है, ABCD। वैसे ही 25 एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है, 12 एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ पे 37 मिलेगा, क्योंकि 25 और 12 एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे काउंट हो रहे हैं और उसके बीच में प्लस है, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2512, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएगी। फिर +5, यहाँ पे ये जो +5 है ये हमें स्ट्रिंग के तौर पर मिल जाएगा। फिर +5 प्लस XYZ, तो 5 और XYZ आपस में ऐड होकर हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो हमें ये समझ में आता है
कि ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जो पार्ट है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का, तो ये हम आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें पढ़ेंगे। सेकंड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जावा सपोर्ट प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर विच add or subtract one from its operands, that is a equal to a plus 1 equivalent to the plus plus a और a plus plus। देखिए जावा जो होता है वो आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दो सिंबल, प्लस प्लस के दो एक साथ सिंबल हमें लिखना होते हैं या माइनस माइनस के दो एक साथ सिंबल हमें लिखना होते हैं। तो ये भी एक प्रकार के ऑपरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेंड्स की वैल्यू में से 1 को ऐड कर देते हैं या 1 को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो a इक्वल टू a प्लस 1, अगर हम लोग कहीं पर लिखना है हमें a की वैल्यू को प्लस 1 करना है, मतलब a एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, a की वैल्यू को 1 से आगे बढ़ाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू को 1 से आगे बढ़ाना है और वैल्यू वापस हमें a में ही असाइन करना है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की बजाय अगर हम लोग उसको प्लस प्लस a लिख दें या a प्लस प्लस लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे अगर आपको a के अंदर की वैल्यू में से 1 माइनस करना है और उस वैल्यू को वापस से a में ही असाइन करना है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखते हुए अगर उसको माइनस माइनस a या a माइनस माइनस लिख दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो 1 से माइनस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जब हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो इसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर प्लस प्लस ए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस काम एक ही कर रहे हैं, दोनों ही ए की वैल्यू को 1 से आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर आगे प्लस प्लस और पीछे प्लस प्लस लिखने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो देखिए प्लस प्लस अगर आगे लिखा है तो उसे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, मतलब ये होगा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये होगा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वैसे ये होगा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये होगा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन अब इनका कुछ यूज़ है, इनका कुछ कंसेप्ट है जिसके कारण इन्हें प्लस प्लस आगे और पीछे लिखा जाता है। इन्हें आगे पीछे लिखने का एक रीज़न होता है जिसके कारण हम लोग इनको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दो टाइप के ऑपरेटर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, इंक्रीमेंट और डिक्रीजेस बिफोर यूज़। अगर हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस आगे लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन कब होगी, उसको यूज़ करने के पहले। और a प्लस प्लस अगर प्लस प्लस बाद में लिखा है या a माइनस माइनस बाद में लिखा है तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, लेकिन कब होगी, हम जब उसको यूज़ कर चुके होंगे उसके बाद। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 8 और p की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, p इंटू n करना है, लेकिन n के आगे लगाए प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होगा, n की वैल्यू जो कि 8 है वो पहले माइनस हो जाएगी 1 से, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा p के साथ, p की वैल्यू है 4 तो 7 4 हो जाएगा 28। लेकिन अगर यही माइनस माइनस अगर हमने पीछे लगा दिया तो उस कंडीशन में p और n की वैल्यू पहले कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब p इंटू n हो जाएगा और फिर n की वैल्यू 1 से माइनस होगी। तो वो जो n की वैल्यू 1 से माइनस हुई है उसका इफेक्ट आगे आने वाले जो स्टेटमेंट है उस पर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में n की वैल्यू माइनस होते यहाँ पर n की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए n की वैल्यू फिलहाल कितनी है 8 है, p की वैल्यू कितनी है 4 है, इसलिए हमें यहाँ पर p के अंदर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 32। तो देखिए एक बार हमें 28 मिल रहा है, एक बार 32 मिल रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हिसाब कैसे पॉसिबल है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y। यहाँ y की वैल्यू कितनी है 6 है। अब ये जो 6 है जब वो y प्लस प्लस वाई के पास जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ पे इसकी जगह पे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस 7 हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से हमें आउटपुट में कितना मिलेगा 21। तो होपफुली आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का फंडा समझ में आया होगा, क्योंकि इसी के कंसेप्ट पर हमारे जो प्रोग्रामिंग होती है, जो लॉजिकल ऑपरेशंस लगते हैं वो लगते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स एज पर
द गिवन रिलेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है दो ऑपरेंड्स के बीच में। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, आपको चेक करना है कि उसमें से कौन सा वेरिएबल बड़ा है कौन सा छोटा है, या हो सकता है आपको ये चेक करना हो कि दोनों इक्वल है या नहीं है, या आपको ये इक्वल करना है, ये चेक करना है कि कौन से ऑपरेटर कंडीशंस में अगर आपको ऑपरेटर्स का यूज़ करना है जिसमें आपको रिलेशंस देखना है कि अगर ऑपरेटर्स दो वेरिएबल में से कौन सी वैल्यू बड़ी है तो वो ऑपरेटर ट्रू आपको रिटर्न करे या फॉल्स आपको रिटर्न करे, तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है या रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं जिनको हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपको याद रखना है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होते हैं। तो 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या 3 से ग्रेटर देन इक्वल होता है, तो यस ट्रू आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्या 3 के इक्वल नहीं होता, तो इसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद a इक्वल टू बी, ये कंडीशन ट्रू होगी अगर a और b की दोनों की वैल्यू को सेम डाला जाए, और अगर a और b की दोनों की वैल्यू को अगर डिफरेंट डाला जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। a लेस देन b, b लेस देन c इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन है तो a लेस देन b लेस देन c, ये ट्रू होगा अगर a सबसे स्मॉलेस्ट हो। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ये बीच में ये कोई ऑपरेटर नहीं है, इसको आप ऑपरेटर मत काउंट करिएगा, ये गलत है। यहाँ पे केवल समझाने के लिए लिखा गया है। अगर a लेस देन b लेस देन c है या ब्रैकेट में a लेस देन b ब्रैकेट क्लोज लेस देन c लिखा जाए तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी अगर a स्मॉलेस्ट होगा। तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पता करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स एज पर द कंडीशंस ऑन द ऑपरेटर्स। These are the used to design more complex conditions. Java offers the following 5 binary and 1 unary logical operators. देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जब हमें ऑपरेंड्स के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो ऑपरेटर्स देखते हैं या जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे या उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करेंगे। अब जावा के अंदर हम लोग अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और एक यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो ये 3 होते हैं। इन 3 ऑपरेटर्स का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, जिसमें डबल एंड का सिंबल होता है। अब यहाँ पर एंड मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ पे एक्स का होना और वाई का होना दोनों ज़रूरी है, तभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। फिर और डबल, ये पैरेलल लाइन जो बना दी जाती है इसका मतलब होता है और इसका ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स का होना या वाई का होना, किसी एक का भी होना चल जाएगा या दोनों होंगे तब भी चल जाएगा, कंडीशन हमेशा क्या काउंट होगी, ट्रू। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि कंडीशन हमेशा फॉल्स होना। अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे नॉट लगा दिया है तो वहाँ पे हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी काउंट होगी, नेगेटिव या फॉल्स। उसके बाद बिटवाइज एंड होता है, फिर बिटवाइज और होता है और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और होता है। तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए जिसमें हमें बिटवाइज नंबर्स देना होते हैं, तो ये जो ऑपरेटर्स है ये जनरली हमारे यूज़ करने में नहीं आते, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये स्टार्टिंग के जो 3 ऑपरेटर्स है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इनका यूज़ हम लोग करते भी हैं और एग्जाम अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको इनके बारे में लिखना भी पड़ेगा। फिर अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा कि हम लोगों ने किस टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े और उनका ऑपरेशन किस प्रकार से लग पाते हैं। 5 ग्रेटर देन 8 पैरेलल टू 5 लेस देन 2। अब यहाँ पे पैरेलल का जो साइन है मतलब ये और ऑपरेटर है। 5 अगर 8 से बड़ा है और 5 अगर 2 से छोटा है
तो यहाँ पे या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, लेकिन दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फेल हो रही है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 6 इज लेस देन 9 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है और यहाँ पे एंड लगा है, तो दोनों अगर ट्रू होगी तो ही यहाँ पे ट्रू आएगा, अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फिर नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, 5 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ये फैक्टोरियल नहीं है, सॉरी ये नॉट ऑपरेटर लगा है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0 का भी नॉट, तो ये ऑब्वियसली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 इक्वल टू 0 और 0 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 1 0 के इक्वल भी नहीं होता या 0 1 से बड़ा भी नहीं होता। 6 इक्वल टू 3 एंड 4 इक्वल टू 4, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ना तो 6 3 के इक्वल होता है ना 4 4 के इक्वल होता है, मतलब 4 4 के इक्वल तो होता है लेकिन 6 3 के इक्वल नहीं होता। और एंड ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर के अंदर आपकी कंडीशन हमेशा दोनों साइड की ट्रू होना जरूरी है, तभी वो ट्रू ओवरऑल ट्रू कंडीशन कहलाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। फिर 5 ग्रेटर देन 9, 5 ग्रेटर देन 9 आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव आउटपुट देगा और नेगेटिव का नेगेटिव मतलब ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइनली ट्रू मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और जब हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होता है इसमें हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे और 2 वेरिएबल में से राइट हैंड साइड वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन करना है तो हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये इक्वल नहीं कहलाता। इक्वल का साइन अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इक्वल अगर आपको लगाना है तो आपको 2 इक्वल के साइन एक साथ लगाना पड़ेंगे, वो इक्वल का साइन होता है। लेकिन अगर आप लोग असाइनमेंट करना चाहते हैं और सिंगल इक्वल का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पर असाइन हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 असाइन हो रहा है किसमें, x में, x प्लस वाई का जो सम है वो असाइन हो रहा है किसमें, z में। अब ये तो हो गया प्रॉपर तरीका, लेकिन अगर हम लोग शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक होता है प्लस इक्वल ऑपरेटर, इसमें अगर आपने लिखा x प्लस इक्वल टू वाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y की वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी और जो वैल्यू है फाइनली वो असाइन हो जाएगी x के अंदर। फिर आपने लिखा है x माइनस इक्वल वाई, इसका मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू आपस में माइनस हो जाएगी और वैल्यू असाइन हो जाएगी x में। x मल्टीप्लाई इक्वल y, इसका मतलब होगा कि x और y की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और असाइन हो जाएगी x में। x ऑब्लिक इक्वल y, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू को y से डिवाइड किया जाएगा और वैल्यू असाइन हो जाएगी x के अंदर। x मॉडुलस इक्वल y, इसका मतलब ये हुआ कि x और y का रिमाइंडर निकलेगा और वैल्यू असाइन हो जाएगी अगेन x के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, जो हम लोग मतलब इन तरीक़ों से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो था असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसके बाद हमें अदर ऑपरेटर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये प्योर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग डिज़ाइनिंग वाला पार्ट यूज़ करते हैं, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन इन जावा। तो हम लोग एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल एंड कीवर्ड्स, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जावा टोकन्स। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, लिटरल्स का यूज़ होता है, वेरिएबल्स का यूज़ होता है, कीवर्ड्स का यूज़ होता है। और इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ कि जावा टोकन से मिलकर बनने वाले सारे स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जावा के अंदर 3 टाइप के एक्सप्रेशन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। एक होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को या न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरिएबल्स या लिटरल्स या ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसे हम लोग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखिए एग्जांपल, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन 1 और मोर न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। 2 ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स शुड नॉट ऑकर इन कंटिन्यूएशन। यहाँ पे कभी भी 2 ऑपरेंड या 2 ऑपरेटर्स एक साथ नहीं आएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन।
आप एग्जांपल देख सकते हैं x प्लस मल्टीप्लाई वाई या q मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस जेड बाई 4, ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कभी भी दो ऑपरेटर्स या दो ऑपरेंड एक साथ नहीं आ सकते। अब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर एक्सप्रेशन और एक होता है मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो जो प्योर एक्सप्रेशन होता है व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स आर ऑफ द सेम टाइप, अगर सारे ऑपरेंड एक ही टाइप के हैं तो उसे प्योर एक्सप्रेशन कहा जाता है, और अगर सारे ऑपरेटर्स अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं तो उसे मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहा जाता है। फिर आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन जो कि सेकंड टाइप है। लॉजिकल और बुलियन एक्सप्रेशन में हैव टू और मोर सिंपल एक्सप्रेशन जॉइंट विद द रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब हम लोग लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं और एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं उन्हें कहा जाता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और इन एक्सप्रेशंस के अंदर आपको हमेशा रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स मिलेंगे। इन ऑपरेटर्स का जब यूज़ किया जाता है तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, x ग्रेटर देन y, y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू x डिवाइडेड बाय z, या x और y एंड z। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। वैसे ही लास्ट होता है कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल एक्सप्रेशंस को मिला दिया जाता है जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, उन्हें कंपाउंड एक्सप्रेशंस कहा जाता है। जैसे a प्लस बी ऑब्लिक सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, a ग्रेटर देन b और b लेस देन c। तो इन ऑपरेटर्स का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब अगर हम लोग डेटा टाइप कन्वर्जन्स की बात करें तो डेटा टाइप कन्वर्जन्स दो टाइप का होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इंटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। मान लीजिए अगर हम लोगों ने जावा का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप हमने कुछ और रखा था, लेकिन जब हम लोग जावा की कोडिंग करते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो डेटा टाइप हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसका डेटा टाइप आगे जाके बदल जाता है। मतलब हो सकता है कि मैंने इंटीजर टाइप का कोई डेटा टाइप लिया हो, कोई वेरिएबल लिया हो, और आगे जाके कैलकुलेशन करते समय मुझे पता चला कि उस वेरिएबल के अंदर तो फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर होने वाली है, तो मुझे वहाँ पर क्या करना होगा, उसके डेटा टाइप को बदलना होगा। क्योंकि अगर उसका डेटा टाइप नहीं बदला जाएगा तो केवल पॉइंट वाली वैल्यू जो होगी वो स्किप हो जाएगी, केवल इंटीजर वैल्यू मुझे दिखाई देगी। तो इस टाइप से मुझे क्या करना होता है, डेटा टाइप को बदलना पड़ता है किसी किसी वेरिएबल का। और ये जो टाइप कन्वर्जन की प्रोसेस होती है यही क्या कहलाता है, डेटा टाइप कन्वर्जन। अब ये जो टाइप कन्वर्जन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि हम लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं एक्सप्रेशंस का, तो वहाँ पर अपने आप टाइप कंपाइलर खुद ही परफॉर्म कर देता है। वहाँ पे जो कंपाइलर है वो खुद ही वेरिएबल का टाइप का कन्वर्जन कर देता है। जनरली जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होता है सारे कन्वर्जन उसी टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे f एक डेटा टाइप है जो कि फ्लोट टाइप का है, वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप का है, d एक वेरिएबल है जो कि डबल टाइप का है, f अगेन एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है, i एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, f अगेन एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है और i अगेन एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। अब f और d में से बड़ा डेटा टाइप होगा डबल वाला, इन दोनों का कैलकुलेशन होगा तो जो आंसर आएगा वो डबल टाइप का बन जाएगा। f और i में जो बड़ा है वो है फ्लोट, तो ऑब्वियस है कि इनका जो कैलकुलेशन होगा वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और f और i में बड़ा है फ्लोट अगेन, तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन तीन टाइप की जो वैल्यू आएगी इसमें सबसे बड़ा होगा डबल, तो तीनों का जब फाइनल कैलकुलेशन होगा तो हमें किस में मिलेगा, वो डबल टाइप का डेटा टाइप मिलेगा, जो आउटपुट होगा वो डबल में आएगा। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है, क्योंकि कंपाइलर खुद ये कन्वर्जन कर देता है, हमें इसको अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सप्लिसिट की, तो एक्सप्लिसिट जो कन्वर्जन होता है वो हमें फोर्सफुली हमें खुद को करना पड़ता है, जिसे टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था और उसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आ जाएगी, और पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने उसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, उसका आगे लिख दिया फ्लोट। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इन जावा। अब अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज नहीं किया होता या उसका टाइप कन्वर्जन नहीं किया होता, तो उस कंडीशन में देखिए एक एग्जांपल देखिए, अगर 100 है उसको मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे 9 मिलेगा, 9.99 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि x का अगर मैंने टाइप इंटीजर रखा होता उसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया होता तो उस कंडीशन में मुझे केवल 9 मिलता, 9.99 नहीं मिलता। तो इस कारण से हमें एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल का टाइप कन्वर्जन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन की प्रोसेस करते हैं। नीचे एक एग्जांपल है जिसमें a एक इंटीजर टाइप का है, mb भी इंटीजर टाइप का है, k भी इंटीजर टाइप का है। लेकिन जब इनका कैलकुलेशन होता है तो ये सारा कैलकुलेशन क्या होगा, इंटीजर टाइप में हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन नहीं किया है। जैसे mb इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस k डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस mb प्लस 5/8 ये हमने वैल्यू लिखी है और सारे वेरिएबल जो हमने लिए हैं वो सारे इंटीजर टाइप के हैं। तो अब mb की जगह तो 2 आ जाएगा, 3/4 एज इट इज आ जाएगा, k की जगह वापस से 4 आ जाएगा, बाय 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, mb की जगह 2 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 3 होके हो गया 6, फिर डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज है, 4 डिवाइडेड बाय 4 होके 1 हो गया, वो भी ठीक है, 8 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, 5/8 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि जो mb है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसका डेटा टाइप इंटीजर है तो उसमें केवल इंटीजर वैल्यू से होगी, जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी। फिर 1 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 2 एज इट इज़ और 5/8। 5 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आना चाहिए, लेकिन 0.6 वाली वैल्यू स्किप हो जाएगी और जो इंटीजर वैल्यू है मतलब 0 वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या है कि जो कैलकुलेशन हो रहा है वो इंटीजर टाइप में हो रहा है। और फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप का कन्वर्जन नहीं किया था और सारे डेटा टाइप हमारे पास कैसे थे, इंटीजर टाइप के थे। सारे डेटा टाइप इंटीजर टाइप के थे, इस कारण से यहाँ पे डेटा टाइप का कन्वर्जन नहीं हो पाया और यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला वो फॉल्स मिला। इस कारण से हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है और जब ज़रूरत पड़े तो हमें टाइप कन्वर्जन करना चाहिए, अदरवाइज़ जो आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाता। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो जावा स्टेटमेंट है, तो अब वो हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।